तो कल हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एज कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है और दूसरा है साइकिल के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेल से डिफरेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन फीमेल में ऑर्गन्स के साथ साथ साइकिल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है देखिए। ओवरी से, जैसा मेल में टेस्टिस इंपॉर्टेंट है, फीमेल में ओवरीज इंपॉर्टेंट है। मेल में ट्यूब है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है, और यहाँ पे यूटेरस है जो मेल में नहीं है, एंड वेजाइना है, एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल जेनाइटल स्ट्रक्चर। अब मेल में क्या था, स्पर्म था इंपॉर्टेंट, जो आगे चल के सीमेन बनने वाला था। फीमेल में क्या है, एग है जिसको ओवा कहते हैं, जो ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद उसको ट्रैवल होना पड़ता है फेलिप्यूटिन्स के जरिए से यूट्रस तक। ठीक है। अब यूट्रस में ओवा आएगा और साथ में स्पर्म भी आएगा। तो बाद में ओवा और स्पर्म के बाद जो होगा उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन, या फीटस, या एम्ब्रियो कहें। तो ये सब पूरा फर्टिलाइजेशन का साइकिल है। ओवरीज, फर्स्ट पढ़ेंगे हम ओवरीज के बाद। ओवरीज देखिए, यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे हम लोग पूरे ऑर्गन्स, फीमेल ऑर्गन्स के बारे में। ये डायग्राम है, ये ओवरी है। देखिए पूरा यहाँ दिख रहा, ओवरी लिखा हुआ। ये ओवरीज को पकड़ा हुआ, जिसको हम कहेंगे होल्ड किया हुआ है, वो है मेम्ब्रेन। और ओवरीज के लिगामेंट्स भी है। ठीक है, लिगामेंट्स भी है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये ब्रॉड लिगामेंट्स, यानी पूरा फैलोपियन ट्यूब को, ओवरीज को, और यूटेरस को, सबको एक्सटर्नल एरिया में पकड़ा हुआ है। आर्टरीज भी है, देख सकते हैं आप, रेड और ब्लू कलर की आर्टरीज। ठीक है। उसके बाद ब्रॉड लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट है। ये जो लिगामेंट है ये राउंड लिगामेंट है, यहाँ पे बता दिया गया है, जो यहाँ तक आ रहा है, सबको होल्ड किया हुआ है, ये ब्रॉड लिगामेंट। अब यहाँ पर ओवरीज में फॉलिकल्स बन रहे हैं, इसके बारे में डिटेल हमने पढ़ा था। मेल में स्पर्म सेल्स मिलियंस में होते हैं, लेकिन ओवरीज में सिर्फ एक मेच्योर ओवम निकलता है ओवरीज के जरिए से। ठीक है। और ये जो ट्यूब दिखा रहा है, जो होल्ड किया हुआ है फॉलोपियन को, जिसको हम कहेंगे फॉलोपियन ट्यूब। यहाँ से जाने के लिए देखिए आपको थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि कोई रास्ते है। ठीक है, ताकि इजीली, वे से रास्ता इजीली ओवरी ओवम जा सके। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये शुरुआत है एक्सटर्नल एरिया की। यहाँ पे ग्लैंड है, बैर्थोलिन्स ग्लैंड। ये एक रोगे है, ये एक्सटर्नल एरिया है, ये वेजाइना कहलाएगा इसको। ये यूट्रस, यहाँ से शुरुआत है यूट्रस का यहाँ तक। अब यूट्रस के देखिए, ये फंडस है, जो मेन एरिया है, ये इसका बॉडी है।
बीच का बॉडी कहलाए, ये सर्विक्स है, सर्विक्स ऑफ यूट्रस। अब इसकी लाइनिंग जो है आपको देखने को मिलेंगी, जिसको हम कहेंगे मायोमेट्रियम, जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा, बाहर सॉरी अंदर से पहला जो लेयर है उसको एंडोमेट्रियम कहेंगे, जो बीच का जो लेयर है वो मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर चेंज होते रहता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है वो एंडोमेट्रियम के जरिए से ही होता है। ठीक है? तो ये इतने पार्ट्स है, इसके नेम्स याद होना चाहिए। जब हम लोग स्कैनिंग में देखते हैं तो इसी के नाम दिए जाते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, यूट्रस में प्रॉब्लम, वेजिनाइटिस बोल के आता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, और ओवरियन सिस्ट। ठीक है, या फाइब्रॉइड, ऐसे बहुत सारी चीजें, यूट्राइन फाइब्रॉइड, बल्कि यूट्रस, यूट्रस का साइज बढ़ गया, मायोमेट्रियम ट्यूमर्स, फाइब्रॉइड्स। ठीक है, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पर्म की एंट्री हुई। ठीक है, ये देख रहे हैं स्पर्म, ये ट्रैवल हुआ यहाँ से, एक स्पर्म या कई स्पर्म्स जाते हैं, ट्रैवल होता है, यहाँ तक जाना पड़ता है स्पर्म को ट्रैवल करके। तो फिर यहाँ पर स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर डेज जैसा जैसा गुजरते हैं, 1 डे, 2 डे, 7 to 14 डेज के अंदर ये आगे बढ़ेगा, फिर आके यहाँ पर यूट्रस से यहाँ पे वो अटैच हो जाएगा। जब यूट्रस से अटैच होगा तो फर्स्ट मंथ बहुत फेटस छोटा रहेगा, फिर सेकेंड मंथ, फिर थर्ड मंथ, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एट, नाइन्थ मंथ में पूरा लेबर के जरिए से बेबी डेवलप हो। तो ये डेवलपमेंटल स्टेज है, एम्ब्रियोलॉजी जिसको हम कहते हैं, फीटस की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो ये पूरा फर्टिलाइजेशन का, यहाँ साइड से देख सकते हैं आप, साइड से अगर देखेंगे, कोई इंसान साइड से पेल्विक फ्लोर देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, फीमेल का बैक, ये सॉरी फ्रंट साइड, ये प्यूबिस है, प्यूबिस बोन है, यूरिनरी ब्लैडर है। अगर सामने से देखेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर आएगा पहले। ठीक है, और उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर से अटैच यूरिथ्रा है, किलोटरिस है, ये ये लेबियम माइनर, लेबियम मेजर है, बैराथोइन्स ग्लैंड है, ये एनस है, रेक्टम है, सर्विक्स है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये ओवरीज है, ओवरीज को पिक पकड़े हुए मेम्ब्रेन है, फैलोपियन ट्यूब, सैक्रल बोन, रेक्टल बोन। तो मोस्टली फीमेल को क्या होता है, जब ये साइज बढ़ता है तो ये कंप्रेस करता है आपके स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड पेन होता है, बैक पेन बहुत होता है। और ये कंप्रेस होता है, पीछे भी जाता है, आगे भी जाता है, आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर को कंप्रेस करता है। इसलिए लास्ट मोमेंट में मोस्टली 6 to 7, 8 मंथ में यूरिन का भी फ्लो बढ़ जाता है, यूरिन भी फीमेल को बहुत ज्यादा आने लगता है। उसकी वजह यही है कि उनके सामने के आगे के पोर्शन में यूरिनरी ब्लैडर है, पेन पीछे इस वजह से होता है कि ये भी कंप्रेस करता है। और साथों साथ फीमेल को कॉन्स्टिपेशन भी होता है, क्योंकि जैसा ही ये यूट्रस का साइज बढ़ते रहता है, फीटस का साइज बढ़ते रहता है, ये
लार्ज इंटेस्टाइन को भी कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने की बहुत ज्यादा चांसेस। अब पढ़ आएंगे ये ग्लैंड, एक एक ऑर्गन के बारे में हम लोग अब डिस्कस करें। दो ओवरीज की कितने हैं? दो है। ओवल स्ट्रक्चर के हैं। ठीक है, 1.5 इंचेस है। दो साइड है, उसके बाजू क्या है? यूट्रस है। लिगामेंट हमने पढ़ा था जो पकड़ा हुआ है। एक है ब्रॉड लिगामेंट है, एक है फोल्ड ऑफ द पेरिटीनियम दैट कवर्स द ओवरी। द लिगामेंट्स हेल्प कीप द ओवरीज इन प्लेस। तो जगह पे रखने के लिए हमें लिगामेंट्स की जरूरत है। दो लिगामेंट्स हमने देखा था, एक है ब्रॉड लिगामेंट, एक है राउंड लिगामेंट। और इसको होल्ड किया हुआ है फेब्रेन। फेब्रेन ये जो निकला हुआ है, हाथ के उंगलियों की तरह दिख रहा है, जो होल्ड किया हुआ है ओवरीज को। फिर ये फेलोपियन ट्यूब यहाँ से यहाँ तक। विद इन एन ओवरी आर सेवरल हंड्रेड्स थाउजेंड प्राइमरी follicles, several hundreds thousand, which are present at birth. During a woman's bearing years, only 300 to 400 of these follicles will produce mature ova. As with sperm production in male, the supply of potential gametes far exceeds what is actually needed, but it helps ensure that continuation of the human species. Each primary ovarian follicles contains an oocyte. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब एक बच्ची पैदा होती है, उसके अंदर जो ओवरीज है, ओवरीज के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। वो फॉलिकल्स कितने होते हैं? सेवरल हंड्रेड थाउजेंड, हंड्रेड्स थाउजेंड। ठीक है, बर्थ के वक्त। लेकिन जैसा जैसा एज बढ़ते रहती है, वैसा इसके अंदर कमी भी आती है। और दूसरी चीज, ये 300 से 400 मेच्योर्ड ओवा प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि ये हजारों में है, लेकिन प्रोड्यूस 300 से 400 ही कर सकते हैं। एज कंपेयर टू मेल, मेल हैव सेवरल मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। ओके, एक्चुअली एज के हिसाब से कम होने की चांसेस बहुत रेयर है। ईच प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल कंटेन्स एन oocyte। तो प्राइमरी फॉलिकल्स के पास क्या है? oocyte है। जो oocyte क्या करेगा? इसके अंदर पोटेंशियल है, ये ओवम बना है, एग बना है। सराउंडिंग द oocyte आर द follicle set which secretes estrogen. Maturation of follicle require FSH and estrogen. अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये oocyte है। oocyte से एग बनने के लिए, यानी ये मेच्योर्ड होने के लिए, आपको बहुत सारे यहाँ पे हार्मोन्स की जरूरत है। एक है FSH है, ईस्ट्रोजन है, ठीक है, और LH है। A mature follicle may also be called graphene follicle. And the hormone LH from the anterior pituitary gland cause ovulation. That is rupture of the mature follicle with release of ovum. तो आपको मेच्योर होने के लिए LSH और ईस्ट्रोजन होना है। जब मेच्योर्ड हो गया, उसके अंदर से ओवम निकलता है। ओवम निकलने का कैसा निकलता? फुल रप्चर करते हुए। तो उसके लिए आपको LH का होना जरूरी है। एट दिस टाइम other developing follicles begin to deteriorate. These are called atreatic follicles and have no further purpose under the influence of LH. यानी एक ही oocyte आगे चल के मेच्योर्ड होगा, और मेच्योर्ड होके एक ही ओवम बनेगा। बाकी के जो थे वो फिर डिटोरिएट हो जाएंगे, वो यूजलेस हो जाएंगे। The rupture follicle becomes the corpus luteum and begins to secrete progesterone as well as estrogen. तो जो रप्चर्ड होके जो फॉलिकल है, जिसको हम एग या ओवा कहते हैं, वो क्या बन जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम होता है। ये बनने के बाद प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन सीक्रेट करता है खुद। ठीक है, तो पहले प्राइमरी फॉलिकल्स होता है, फिर oocyte होता है। oocyte से मेच्योर्ड होने के लिए आपको LH और ईस्ट्रोजन की जरूरत है। ठीक है, FSH सॉरी, और ईस्ट्रोजन की जरूरत है। जैसा ही वो रप्चर्ड हो गया, मेच्योर्ड हो गया, उसके बाद रप्चर्ड होता है। रप्चर्ड होके ओवा निकलता है। ओवा निकलने के बाद अब उसका कन्वर्जन होता है
कर्पस कॉर्पस ल्यूटेम में। जब वो कर्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट होता है तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। अब इसके साथ साथ दूसरे भी हार्मोन्स ये रिलीज करता है, वो है इनहिबिन एंड रिलैक्सिन। इसके बारे में आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब्स। दो फैलोपियन ट्यूब्स है, दोनों भी 4 इंचेस लॉन्ग है। कनेक्टेड है ये ओवरियन से, ठीक है। और मीडियल एंड इधर साइड यूट्रस से कनेक्टेड है। और ओवरियन से जो कनेक्टेड है उसकी शुरुआत फिब्रिन से होते है। क्या है ये ओवरियस को पकड़ के रखा हुआ है। बिकॉज द ओवम हैज नो मीन्स ऑफ सेल लोकोमोशन, the structure of the fallopian tube ensures that the womb will keep moving towards the uterus. The smooth muscle layer of the tube contracts in peristaltic waves that help propel the ovum. The lining is extensively folded and is made up of ciliated epithelial tissue. The swiping action of cilia also moves the ovum towards the uterus. तो जब ये फैलोपियन ट्यूब क्या है, इसके अंदर पेरिस्टालिस मूवमेंट होता है, मूवमेंट, ताकि ओवा आगे जाए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के एरिया तक जाए। उसके अंदर सीलिया होता है ताकि इजीली उसके जरिए से आगे मूव होते रहे। Fertilization used take place in the fallopian tube. If not fertilized, an ovum dies within 24 to 48 hours and disintegrates either in the tube or the uterus. If fertilized, the ovum becomes a zygote and is swept into the uterus. This take about 4 to 5 days. देखिए, अब स्पर्म आ गया। स्पर्म आने के बाद तो स्पर्म हम ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा। अगर नहीं आने की सूरत में इसकी वैलिडिटी कितने दिन है? 2 to 3 days। तो ये जो होते हैं ये फर्टिलाइजेशन, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन पीरियड कहते हैं। तो मोस्टली ये डॉक्टर्स या रिसर्चर कहते हैं 12, जिस दिन से ब्लीडिंग बंद हो गई फीमेल में, उस दिन से फर्स्ट डे स्टार्ट होगा। उस दिन से 12th to 16th डे, इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन होने के 100% चांसेस होते हैं। तो इस वक्त मोस्टली पार्टनर्स जो है बेबी का प्लान करते हैं, तो इसमें क्या है, सक्सेसफुल होने के चांसेस। Sometimes the zygote will not reach the uterus but will still continue to develop. This is called an ectopic pregnancy. The developing embryo may become implanted in the fallopian tube and ovary itself or even elsewhere in the abdominal cavity. तो क्या होता है, जाना है उसको फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक जाना है। अगर यूट्रस से नहीं गया, फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये बहुत डेंजर रहेगा। ये फैलोपियन ट्यूब की लिए भी प्रॉब्लम है और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेशन होने के चांसेस है, या फिर अबॉर्ट उसको कराना पड़ेगा। वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे स्कैनिंग वगैरह करके। तो इसमें क्या होता है, बहुत ब्लीडिंग होगी, ठीक है, और बहुत प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। नेक्स्ट है, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहता है। अगर स्कैनिंग में कभी अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहें लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि वो एबनॉर्मल एलिया में फर्टिलाइजेशन हुआ है। नेक्स्ट, यूट्रस। यूट्रस, देखिए, ये उल्टा है, यानी जैसा कि हम कोई बैग देखते हैं, बैग का मुंह ऊपर होता है, फिर नीचे स्पेस होता है, ये उल्टा है। तो लेकिन ये कनेक्टेड है आपका ओवरिस, ओवरिस फेलोपियन ट्यूब से। ये फेलोपियन ट्यूब से, तो इस ऐसा लेवल ऐसा है इसका, ठीक है, इसका ओपनिंग। इसके ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है, हमने देखा आपको। उसके बाद साइडों में ओवरीज है, ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट्स है इसके, ट्यूब लिगामेंट्स है। अब जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया, तो यूट्रस का साइज बढ़ेगा, बढ़ेगा और एक कवरिंग आएगा।
जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, यानी बेबी को सेफ रखने के लिए और उसको न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए और इसके अंदर डेवलपमेंट कराने के लिए यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के अंदर बेबी होगा। ठीक है। तो एम्ब्रियो उसमें डेवलप होगा। द पार्ट्स एंड लेयर्स ऑफ यूट्रस आर, हमने पढ़ा था, फंडस है, बॉडी है, सर्विक्स है। तीन चीजें देखिए, फिर मायोमेट्रियम है, हाँ, एंडोमेट्रियम है। ठीक है। फिर उसके अंदर भी एंडोमेट्रियम में भी लेयर है, बेसिलर लेयर है। ठीक है। ये जो परमानेंट है एंडोमेट्रियम में, अब समझिए ये एंडोमेट्रियम है, ये बेसिलर लेयर है, तो परमानेंट लेयर, और एक फंक्शनल लेयर है। एंडोमेट्री में फंक्शनल लेयर चेंज होते रहता है। जब प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुई तो ये फंक्शनल लेयर क्या होगा, अब ये डैमेज हो जाएगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा। कैसा होगा देखिए, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द ओवरीज, द ग्रोथ ऑफ ब्लड वेजल्स थिकनिंग द फंक्शनल लेयर इन प्रिपरेशन ऑफ पॉसिबल एम्ब्रियो। यानी अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ये फंक्शनल लेयर अच्छा थिक होगा, उसको सर्कुलेशन मिलेगी। ठीक है। और वो डेवलप होगा कवरिंग के जैसा, आगे चल के वो प्लेसेंटा के ऊपर कवरिंग होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब वहां पे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होके क्या होगा, वो फंक्शनल लेयर रिलीज हो जाएगा। ठीक है। अगर प्रेगनेंसी हुई है तो यही चीज प्लेसेंटा बनेगा। ठीक है। तो यूट्रस के बारे में ये चीजें। नेक्स्ट है वेजाइना। Vagina is a muscular tube 4 inches long that extends from the cervix to the vaginal orifice in the perineum. It is posterior to the urethra and the anterior to the rectum. हमने देखा था यूरिनरी ब्लैडर है, के बाद वेजाइना है, के बाद रेक्टम। तो ये लेवल्स है। द वेजाइनल ओपनिंग यूजुअली पार्शियली कवर्ड बाय दिस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। मोस्टली क्या है, जो वेजाइना होता है उसका कवरिंग होती है जिसको हम हाइमन कहते हैं, विच इज रप्चर्ड बाय द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स और बाय द यूज ऑफ टैम्पॉन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। तो मोस्टली ये पीरियड्स आने के वक्त या इंटरकोर्स होते वक्त क्या है, रप्चर होने की चांसेस है। The functions of the vagina are to receive sperm from the penis during sexual intercourse, to provide the exit of menstrual blood flow, and to become the birth canal at the end of pregnancy. सो वेजाइना के जरिए से ही स्पर्म अंदर जाएगा। और दूसरी चीज, प्रेगनेंसी में भी बेबी कंसीव भी यहीं से होगी, और मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो भी यहीं से आएगा। द वजाइना म्यूकस आफ्टर प्यूबर्टी स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम व्हिच इज रिलेटिवली रेसिस्टेंट टू पैथोजेंस। और यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने की चांसेस है, क्योंकि ओपन स्पेस है। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं ताकि पैथोजन को रोक सके। ठीक है। और यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये था वेजाइना के बारे में। नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनाइटल्स। अब इसके अलावा और क्या क्या है देखिए फीमेल में। नेक्स्ट है वल्वा, वल्वा किलोटोरिस और लेबाई मेजोरा माइनोरा एंड द बैराथोनिक ग्लैंड्स। ये एक्सटर्नल चीजें हैं, बाहर से रहते हैं। इंटरनल इनका कोई कनेक्शन नहीं है, बाहर से है। तो किलोटोरिस, किलोटोरिस क्या है देखिए। Kilitoris is a small mass of erectile tissue anterior to the urethral orifice. The only function of the clitoris sensory response to sexual stimulation is vascular sinus becomes filled with blood. The mons pubis is a pad of fat over the pubic symphysis covered with skin and pubic hair extending posteriorly from the mons and the labia majora and the labia minora, which are paid folds of skin. The area between the labia minora is called vestibule and contains the opening of urethra and vagina. The labia covers this opening and prevent draining of the mucous membranes. Next है barothorine glands, also called vestibular glands, are within the floor of the vestibule. The ducts open into the mucus at the vaginal orifice. The secretion of these glands keeps the mucus moist and lubricates the vagina during sexual intercourse. तो barothorine glands क्या है, ये पूरे एक्सटर्नल एरिया है। ठीक है। अभी हम इमेज में देख, इमेज है शायद यहाँ पे, ये इमेज है।
तो यहाँ पर लेबेरा मेजोरिया है, लेबेरा माइनोरा है, हाइमन है, वेजिनल ओपनिंग है, यूरिथ्रल ओपनिंग है, मोनस प्यूबिस है। तो ये पार्ट्स है, एक्सटर्नल पार्ट्स है। बैराथोरिन ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सीक्रेशन करता है। जैसे मेल में अ, जो है ग्लैंड्स हमने पढ़ा था, उन ग्लैंड्स की तरह यहाँ पे बैराथोरिन ग्लैंड्स काम करते हैं। तो ये पूरे फीमेल एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स है। नेक्स्ट है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल में, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बेबी प्रोडक्ट, बेबी के बर्थ होने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट है उसको मिल्क। तो उसके लिए ग्लैंड्स रखे गए, उसको हम मेमोरी ग्लैंड्स कहेंगे, ठीक है। इसको रखे गए चेस्ट रीजन में, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स जो है चेस्ट के रीजन में होते हैं, इसको हम ब्रेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मसल्स भी है, पेक्टोरालिस मेजर मसल है, ठीक है। इसके अंदर जो ग्लैंड्स है, इसके अंदर क्या है, एलोवेरी ग्लैंड्स है, एलोवेरी ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस मिल्क आफ्टर प्रेगनेंसी। द मिल्क एंटर्स द लैक्टिव fetus ducts that coverage at the nipple. The skin around the nipple is pigmented area called the areola. देखिए यहाँ पे, देखिए ये रिब्स है, ये मजल है, पिक्टोरस मेजल मजल, ये आप, ये स्किन है ऊपर की, ये है एडिपोस टिश्यू है। इसी में ग्लैंड्स है, जिसको कहते हैं लैक्टिफ्यूरियस ग्लैंड्स। तो ये ग्लैंड्स हर एक कनेक्टेड है डक्ट से। वो डक्ट जाके एंड होता है निप्पल में। निप्पल का ऊपर जो है एरियोला कहते हैं, ठीक है? तो ये इसका एनाटॉमी है। अब ये फॉर्मेशन कैसा होता है, फॉर्मेशन होता है हार्मोनल कंट्रोल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर द ग्लैंड्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हाई लेवल में होता है। ये क्या करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन करवाते हैं। कैसा, देखिए, प्रोलैक्टिन कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है प्रोलैक्टिन। ये क्या करता है, ये प्रेगनेंसी के बाद, यानी प्रेगनेंसी के एंडिंग में, 9 मंथ मोस्टली, 8th मंथ, वहीं से शुरुआत हो जाती है मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। और जब बर्थ होने के बाद, जैसा ही बेबी निप्पल को सक करता है, तो ये स्टिमुलेशन ब्रेन तक जाता है। जाने के बाद हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सेंसेशन भेजता है, जिसकी वजह से ऑक्सोटॉक्सिन रिलीज होता है। ऑक्सोटॉक्सिन क्या करता है फिर, ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह देख सकते हैं, ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, ओवरी और प्लेसेंटा बनाने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ओवरी, ओवरी से जो है आपको अ, इसमें रप्चर करके आगे का जो फॉर्मेशन है वो देखने को। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन में प्रमोट करता है। ऑक्सीटोसिन क्या है, रिलीज कराता है मिल्क। तो हर एक का अलग अलग फंक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी यहाँ पे हमने देखा था। हम्म, तो ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। तो ये हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूरे हार्मोन्स के बारे में दिया गया, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, एफएसएच, इनहिबिन और रिलैक्सिन, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ये हार्मोन्स है जो फीमेल के लिए पूरी साइकिल करवाते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।